हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। तो इसे कई नाम से जाना जाता है। एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, या तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी कहा जा सकता है, जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जा सकता है। And it is a disorder characterized by significant impairment in intellectual and adaptive functioning। ये ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट होगा, साथ साथ में अडेप्टिव फंक्शनिंग, जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग है वो भी अफेक्ट होगा, वो भी नहीं कर पाएंगे। इंटेलिजेंस प्लस डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो सही से नहीं कर पाना। ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। बच्चे को एवरेज से कम इंटेलिजेंस होगा, और लैक ऑफ स्किल्स नेसेसरी फॉर डे टू डे लिविंग। डे टू डे लिविंग के लिए जो ज़रूरी स्किल्स है वो भी नहीं होगा, या वो स्किल्स कम होंगे बाकी बच्चों से कंपेयर करेंगे तो। So it is a condition characterized by below average intelligence and lack of skills necessary for day to day living। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इंसिडेंट्स देख लेते हैं, कितने लोगों में होता है, किन में होता है ये सब। तो इसमें इट इज़ मोर कॉमन एमंग बॉयज़। गर्ल्स में से कंपेयर करेंगे तो बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के 3% लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। और 5 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन इन इंडिया, इंडिया में, भारत में 1000 में से 5 बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उन्हें। तो ये था इंसिडेंट्स के बारे में। अब देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए क्या कारण है, क्यों होता है। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, दूसरा एंटीनेटल कुछ कॉजेस है, कुछ है पेरीनेटल कॉजेस है, कुछ कॉजेस पोस्टनेटल कॉजेस है, कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस के वजह से भी ये मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक फैक्टर्स देख लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में एक तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी, क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। ब्रेन डिसीजेस, ब्रेन में कोई डिसऑर्डर्स और डिसीजेस हो तो भी हो सकता है। डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो होगा तो भी ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। और क्रेनियल मैलफॉर्मेशन, क्रेनियम के जो फॉर्मेशन है, क्रेनियम में कुछ चेंजेस, क्रेनियम का बड़ा होना या कम होना, छोटा होना या पानी भरना, उसको कम छोटा होने को माइक्रोसेफेली और पानी भरने को हाइड्रोसेफेलस वगैरह कहते हैं। तो बस इतना याद रखना है। जेनेटिक फैक्टर्स में क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी की वजह से हो सकता है, ब्रेन डिसीज़ के वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के वजह से, या कोई क्रेनियल मालफॉर्मेशन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं एंटीनेटल कॉजेस। ओके, सो एंटीनेटल मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी से पहले। तो इसमें है डैमेज टू द ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यूज़ का डैमेज होना। अगर रेडिएशन इंजुरी या हाइपॉक्सिया का, हाइपॉक्सिया का मतलब है कम ऑक्सीजन मिलना है, तो ये इन कंडीशंस में ब्रेन टिश्यू से इंजर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वगैरह की वजह से, ऐसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये हो सकता है। और इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस जैसे सिफिलिस, रूबेला, HIV, एड्स, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा, तो इनकी वजह से भी अगर मदर को ये इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं तो वो बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इन ये कुछ कारण है। इसके साथ साथ एक तो लेड का जो पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, देन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस या गैसेस
उस एरिया में अगर एक्सपोज करते हैं तो इसकी वजह से हो सकता है ये मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्लासेंटल डिसफंक्शंस हो, अगर प्लासेंटा में कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। न्यूट्रिशनल ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का यूट्रस यूट्रस के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो रहा हो तो। यूज़ ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग बाय द मदर, मदर के द्वारा अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हैं तो भी ये होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब देखते हैं पेरीनेटल के कॉजेस। पेरीनेटल मीन्स ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स काफ़ी लंबे समय लेता हो लेबर। सो डिफ़िकल्ट लेबर हो तो उतना आसानी से लेबर के जो हर स्टेजेस प्रोसीड नहीं कर रहे हैं और टाइम बहुत ले रहा है और डिफ़िकल्ट लेबर में डिफ़िकल्टी आ रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्टर लेबर, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो लेबर में तो प्रीमेच्योर बर्थ, पूरे जो टर्म होने से पहले, पूरे टाइम होने से पहले ही अगर बच्चे का जन्म होते हैं तो उस कंडीशन में बर्थ एस्फिक्सिया, तो जन्म के समय में सही से उसको सांस नहीं, पूरे ऑक्सीजन नहीं मिल पाना, ये एक कारण है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है, कुछ इंजरी हो सकता है ब्रेन में, हेड में इंजरी, ब्रेन में इंजरी वगैरह हो सकता है, इसके वजह से भी ये मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। एक तो प्रोलॉन्ग लेबर, डिफ़िकल्टी इन लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रीमेच्योर बर्थ, बर्थ एस्फिक्सिया एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी वगैरह पेरीनेटल कॉसेस है। और पोस्टनेटल कॉसेस, पोस्टनेटल मीन्स डिलीवरी के बाद। सो डिलीवरी के बाद बच्चे में मेनिंजाइटिस होना या इंसेफेलाइटिस होना या मैल न्यूट्रिशन होना, इंजरी होना या चाइल्ड अब्यूज़ होना या नेग्लेक्ट होना, ऐसे कोई भी फैक्टर्स कॉसेस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। कुछ साइकेट्रिक कंडीशन जैसे कि चाइल्डहुड में स्किज़ोफ्रेनिया या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वगैरह की वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। अब देखते हैं सिम्टम्स। ये अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो सब कॉसेस था, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स था, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स डिस्कस किया, एंटीनेटल कॉसेस डिस्कस किया, पेरीनेटल कॉसेस, पोस्टनेटल कॉसेस और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कुछ। सो जेनेटिक फैक्टर्स, एंटीनेटल कॉसेस, देन पेरीनेटल कॉसेस, पोस्टनेटल कॉसेस और साइकेट्रिक कंडीशंस। और अब डिस्कस करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स में होगा अनोमैलीज ऑफ द स्कल, स्कल के कुछ अबनॉर्मैलिटीज़, स्कल का बड़ा होना, छोटा होना, ये सब। सो सिमेट्री नहीं होना, तो ये सब अनोमैलीज ऑफ द स्कल है, ये देखने को मिल सकता है ऐसे बच्चों में। और मैलफॉर्मेशंस ऑफ द फेशियल पार्ट्स में मैलफॉर्मेशंस, फेस का सिमेट्री दोनों साइड एक बराबर नहीं रहना या कुछ हड्डियाँ प्रोजेक्ट होना, तो ऐसे मैलफॉर्मेशन जो सही से फेस के फेशियल फीचर्स है, फेशियल पार्ट्स है, तो वो सही से बना नहीं होना। एसिमेट्री ऑफ द स्कल एंड द फेस, फेस के और स्कल के एसिमेट्री, एसिमेट्री मीन्स सिमेट्रिक नहीं होना, बराबर नहीं होना। और लो आईक्यू, आईक्यू कम होना, या डिलेड माइलस्टोन्स, माइलस्टोन डिले होना। माइलस्टोन्स मीन्स हर बच्चा एक पर्टिकुलर एज में जाके वो एक कुछ स्किल एक्वायर कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों में जो माइलस्टोन्स है वो उनका काफ़ी डिलेड रहेगा। और इनेबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, वो अपना डेली एक्टिविटीज़ है अपने आप नहीं कर पाना। और साइकोमोटर स्किल डेफिसिट, साइकोमोटर स्किल्स है वो डेफिसिट होगा। और डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, लर्निंग पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा। पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल, स्कूल में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ाई में या बाकी एक्टिविटीज़ में हो। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, स्पीच में डिफ़िकल्टी और उनके वोकैबुलरी भी सही से डेवलप नहीं होगा। और एंटी सोशल बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है। फिर है मैल एडजस्टमेंट्स, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होंगे। और इनएफिशिएंसी एट वर्क, वर्क में इनएफिशिएंट होगा, वो सही से कोई भी काम एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएगा। एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स होगा, यूरिन और बवल के एलिमिनेशन प्रॉब्लम से वो भी रहेगा। और इनएबिलिटी टू ईट बाय देमसेल्फ,
अपने आप वो खाना नहीं खा पाएगा, इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग बाय देमसेल्फ, अपने आप जो रोज़ के जो काम है वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये था उनके सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स है। स्कल में कुछ अनोमैली देखने को मिल सकता है, फेशियल पार्ट्स में कुछ मालफॉर्मेशंस, स्कल और फेस के सिमेट्री देखने को मिल सकता है, आईक्यू कम हो सकता है, माइलस्टोन डिले हो सकता है, डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, साइकोमोटर स्किल डेफिसिट होगा, डिफ़िकल्टी लर्निंग में प्रॉब्लम होगा, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, स्पीच में और वोकेबलरी में डिफ़िकल्टीज होंगे, एंटी सोशल बिहेवियर होंगे, मैल एडजस्टमेंट होगा, इरिटेबिलिटी होंगे, सब अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स होगा, then inability to eat by themselves, inability to perform activities of daily living by themselves। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसमें है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड है, उसमें आईक्यू है 50 से 70 के बीच में। जो नॉर्मल आईक्यू है वो लगभग 90 से लेके 110 तक नॉर्मल आईक्यू माना जाता है। तो माइल्ड उसमें आईक्यू से 50 to 70 होगा, तो ऐसे बच्चे जो है एजुकेबल है, उनको एजुकेट किया जा सकता है। ओके, और मॉडरेट में जो आईक्यू है वो 35 से 50 के बीच में है। आईक्यू स्कोर होगा 35 to 50 के बीच में। वो उन्हें कुछ ट्रेनेबल कुछ काम ऐसा है जिसको ट्रेनिंग दे के जो कराया जा सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कराया जा सकता है। अब कुछ है सीवियर, द नेक्स्ट है सीवियर, उसमें आईक्यू है 20 और 35 के बीच में होगा। तो वो डिपेंडेंट है मेजॉरिटी लोगों में, बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो वो अपने आप कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और लास्ट वन है प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होगा, तो उनके आईक्यू लेवल है वो लेस दैन 20 होगा, 20 से भी कम। तो उनको कंप्लीट लाइफ है, सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट की ज़रूरत होगा, एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होंगे, तो बेड रिडन होगा। तो ये था क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पहला माइल्ड, वो एजुकेबल है, एजुकेट किया जा सकता है। मॉडरेट जो ट्रेनेबल है, सिवियर जो डिपेंडेंट है वो, और प्रोफाउंड मीन्स इवन लाइफ सपोर्ट इज़ नेसेसरी। तो ये है उनकी क्लासिफिकेशन। तो डायग्नोसिस, तो कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, इसमें है हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम द चाइल्ड्स पेरेंट्स और केयर टेकर्स। तो हिस्ट्री कलेक्शन से, फिज़िकल एग्जामिनेशन से, असेसमेंट्स ऑफ माइलस्टोन अचीवमेंट, वो कैसे माइलस्टोन अचीव कर रहा है उसका असेसमेंट करके, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, और हियरिंग एंड स्पीच इवैल्यूएशन से, और साइकोलॉजिकल टेस्ट से भी किया जा सकता है, जिसमें एक है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है, और दूसरा वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो पहला स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल एंड दूसरा वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ऐसे वो इंटेलिजेंस असेस करने का स्केल्स है। और मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड कैन बी एस्टिमेटेड थ्रू दीज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्ट से अब उनका जो मेंटल एज है, अभी वो करंटली उनका मेंटल एबिलिटी है, उस मेंटल एज है, उसको असेस किया जा सकता है। लेकिन आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ द चाइल्ड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग ए फार्मूला। एक फार्मूला से वो डिटर्मिन किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आईक्यू इक्वल्स मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। मेंटल एज तो यहाँ से मिल जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट से, और क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स उनके एक्चुअल एज बच्चे का, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऐसे करने पे आईक्यू कितना है वो मिल जाएंगे। तो ये है डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, माइलस्टोन असेस करना, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करना, हियरिंग टेस्ट करवाना, स्पीच इवैल्यूएशन करना, साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल और वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, इसके थ्रू, और मेंटल एज जो मिलेगा तो उसके बाद आईक्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। आईक्यू इक्वल्स मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट।
सो ट्रीटमेंट है उसमें मॉनिटरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंटल नीड्स, चाइल्ड के जो डेवलपमेंटल नीड है उसको मॉनिटर करना, और कुछ प्रोग्राम्स जैसे इम्प्रूविंग द लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव करना, स्पीच की स्किल्स इम्प्रूव करना, उनकी सोशल इंटरेक्शन स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्रूव करना, ओकुपेशनल स्किल्स कुछ काम करने का जॉब करने का जो स्किल्स है उसको बढ़ाना, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। तो वो ऐसे प्रोग्राम्स में ये सब चीज़ें फोकस करते हैं और इनको डेवलप करने का कोशिश करते हैं। फिर आते हैं एडमिट द चाइल्ड टू ए स्पेशल स्कूल। अगर स्पेशल स्कूल में एडमिट करने की ज़रूरत है तो ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में एडमिट किया जा सकता है। वहाँ पे बच्चे को बेसिक लाइफ स्किल्स के ट्रेनिंग होंगे, जैसे कि फीडिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, ऐसे कई चीज़ों पे उनको बेसिक लाइफ स्किल्स है वो सिखाया जाएगा। वो अपने बिना किसी ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड किए वो अपना लाइफ है वो जी सकता है, ऐसे वो उनको सक्षम बनाते हैं। वो ऐसे स्पेशल स्कूल में एडमिट किया जा सकता है। या प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑक्यूपेशन जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग देना, और फैमिली थेरापी वगैरह देना। अब प्रिवेंशन है, उसमें 3 प्रकार के प्रिवेंशन देखते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन है जेनेटिक काउंसलिंग करना, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान ही पेरेंट्स को जेनेटिक काउंसलिंग, ताकि कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी हो या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो तो वो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। और प्रॉपर फैमिली प्लानिंग करना, ओके, फैमिली प्लानिंग सही एज पे प्रेगनेंसी और स्पेसिंग वगैरह प्लानिंग करने के लिए प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है। और काफ़ी एज के बाद अगर कंसीव करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इम्यूनाइजेशन फॉर मैटरनल इन्फेक्शन, मदर को सही से इम्यूनाइज करना, कोई इन्फेक्शन ना हो। एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन, मदर सही से वो न्यूट्रिशन ले ले ताकि उनके अंदर के जो बेबी है वो भी सही से डेवलप हो जाएगा। और रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग, फीटस को रेगुलरली मॉनिटर करना। अवॉइड एक्सपोजर टू रेडिएशन या हार्मफुल केमिकल्स। अवॉइड कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना। डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड एट हॉस्पिटल में ही प्लान करना, जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा डिलीवरी कंडक्ट करेंगे, ताकि कोई इंजरी और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। और टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड इंजरी टू द बेबी को कोई इंजरी ना हो तो उसके लिए सारे प्रिकॉशंस लेना। प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड टू बी प्रोवाइडेड, तो प्रॉपर नरिशमेंट देना, ओके, तो मदर को देना, मदर से वो बच्चे को मिलेगा। तो ये है प्राइमरी प्रिवेंशन, ओके। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन तब है जब वो ऑलरेडी हो गया है और उसको अब कैसे डील किया जाए। अब है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके सिम्टम्स को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम को जल्दी से डिटेक्ट करना, पहचानना और उसको सही ट्रीटमेंट देना। फिज़िकल, बिहेवियरल, इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं चाइल्ड के उसको ट्रीट करना। फिज़िकल प्रॉब्लम्स होगा तो उसको, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो तो उसको, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो तो उसको ट्रीट करना। सो ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी मीन्स अब आ गया है और ट्रीटमेंट भी चल रहा है, डिटेक्ट भी किया, ट्रीट भी कर रहा है, तो उसके बाद की तो ये है इट इंक्लूड रिहैबिलिटेशन, तो बच्चे को रिहैबिलिटेट कराना। तो इसमें रिहैबिलिटेशन में फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेंगे, और वोकेशनल मीन्स जॉब से रिलेटेड, और सोशल मीन्स सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे उन सबको उसको क्या है रिहैबिलिटेट कराने की ज़रूरत पड़ेगा आज पर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड के स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग उनको रिहैबिलिटेट कराना। ओके, चाहे फिज़िकल रिहैबिलिटेशन हो या वोकेशनल रिहैबिलिटेशन हो या सोशल रिहैबिलिटेशन। तो ये था टर्शियरी प्रिवेंशन, एंड that is the end of today's topic. Thank you very much.